मुझे लगता है प्रो रेसलिंग में लगभग सभी रेसलर्स को ही रिंग में जायंट माना जाता है। अब फिर वो उनकी हाइट की वजह से हो या उनके शरीर की वजह से, लेकिन कुछ रेसलर्स तो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखते हुए कई लोगों की गर्दन में स्प्रेन आ जाता है। और ऐसे भी रेसलर्स हैं जिनको कोई उठा भी नहीं पाया। कभी कभी ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि असल में ये रेसलर्स कितने बड़े हैं, क्योंकि इनकी हाइट और वजन को अक्सर बढ़ाकर ही बताया जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में बस उन रेसलर्स को देखकर ही उनके असली साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो सच में रेसलिंग की दुनिया के जायंट्स हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हम केन, अंडरटेकर और बिग शो जैसे रेसलर्स की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलिंग कर रहे हैं। नंबर 1, कमाला। युगांडन जायंट के तौर पर फेमस कमाला एक 80 के दशक में रेसलिंग के सबसे खतरनाक हील्स में से एक थे। 380 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले ये जायंट, जिसको हमेशा ही इसके बॉडी पेंट से पहचाना जाता था, जैसे कि अपने चेस्ट पर स्टार्स और अपने बेली पर एक मून की पेंटिंग, इनकी कहानी प्रो रेसलिंग में सबसे दुख भरी कहानियों में से एक है। 2011 में डायबिटीज और बीपी से हुई कुछ परेशानी की वजह से उनका लेफ्ट लेग काटना पड़ा था और 2012 में इनका दूसरा लेग भी काटना पड़ा, जिसके बाद इनको पैसे के लिए मदद भी मांगनी पड़ी। कमाला इसके बारे में भी खुलकर बात करते हैं कि इनके रन के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई इनसे कैसे पेश आती थी। इनका मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस समय इन्हें बाकी रेसलर्स के मुकाबले बहुत कम पैसे दिए थे। इन्होंने बताया कि कैसे 1992 समर स्लैम में एक मैच के लिए अंडरटेकर को $5 लाख मिले, जबकि कमाला को उसी मैच के लिए सिर्फ $13,000 दिए गए। अब कमाला डिसेबिलिटी सपोर्ट पर निर्भर हैं, पैसों के लिए हाथ से बनाई हुई कुर्सियां बेचते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश करी है। 2016 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ एक लॉ सूट दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने रन के दौरान ब्रेन इंजरीज भी हुई हैं और ये कंपनी ऐसी इंजरीज को छुपाने की कोशिश करती है। ये केस अभी भी चल रहा है। नंबर 2, आंड्रे द जायंट। आंड्रे इतने बड़े थे कि लोग उन्हें दुनिया का 8वां अजूबा बुलाते थे और वो दुनिया भर में फेमस थे। हालांकि आंड्रे को 7 फुट 4 इंच लंबा बताया जाता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी हाइट बढ़ाकर बताई थी और उनकी असली हाइट लगभग 7 फुट थी। दुख की बात यह है कि अपने 20s में ही आंड्रे को उनकी बीमारी एक्रोमेगली के बारे में पता चला था, जो उनके पहली बीमारी जाइगेंटिज्म का ही एक हिस्सा था। इन दोनों बीमारियों की वजह से उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन कुछ ज्यादा ही बनता था। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक भी आया है कि उन्हें बताया गया था कि वो कम उम्र में ही मर जाएंगे और उन्हें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा भी था। 80 के दशक के आखिर में ये साफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि आंड्रे के लिए रेसलिंग करना मुश्किल होता जा रहा था और आखिरकार 1992 में वो रिटायर हो गए। अपने फादर की फ्यूनरल देखने के बाद 27 जनवरी 1993 की रात में उनका देहांत हो गया। वो साल के हॉल ऑफ फेम में आंड्रे द जायंट पहला और इकलौता नाम थे। नंबर 3, मेबल। आप उन्हें विसेरा बुलाना चाहें या किंग डैडी वी या फिर किंग मेबल, लेकिन वो रिंग में कदम रखने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक थे, जिनकी हाइट 6 फुट 9 इंच थी और उनका वजन 487 पाउंड्स था। मैन ऑन अ मिशन का एक हिस्सा बनकर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। 1995 में मेबल को एक बड़ा पुश मिला जब वो हील बने और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर समर स्लैम 1995 के मेन इवेंट का हिस्सा बने। इसके बाद मेबल के लिए चीजें रुक गईं और फिर वो अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में शामिल हो गए, जहां उनका नाम बदलकर विसेरा रख दिया गया। इसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर इंडी सर्किट और टीएनए में नजर आए। कुछ समय बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दुनिया की सबसे बड़ी लव मशीन के किरदार में वापस आए। ये एक कॉमेडिक किरदार था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फीमेल रेसलर्स के लिए सेक्सुअल गेस्चर्स करता था। ये किरदार कुछ ही समय तक रहा और फिर मेबल ने अपनी आखिरी वापसी बिग डैडी वी के तौर पर करी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ईसीडब्ल्यू ब्रांड में एक हील का किरदार था। अगस्त 2008 में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो कुछ समय इंडी सर्किट में दिखे और फिर बिग डैडी वुडू के तौर पर जापान में रेसलिंग करी। 2014 में मेबल एक हार्ट अटैक की वजह से 43 साल की उम्र में ही गुजर गए। मरने से पहले मेबल ने वजन घटाने की बहुत कोशिश करी थी और लगभग 100 पाउंड्स वजन कम भी कर लिया था, लेकिन इतना बड़ा बदलाव करने में उन्हें बहुत देर हो गई। 2015 में उनकी पत्नी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ एक रॉन्गफुल डेथ के लिए केस दर्ज किया। कमाला की ही तरह उन्होंने दावा किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्फॉर्मेशन छुपाई, गलत रिसर्च दिखाई और मेबल और बाकी रेसलर्स को गलत इन्फॉर्मेशन के साथ रिस्की मूव्स करवाए, जिसकी वजह से उन्हें कंकशंस और सीटीई हुआ। इस केस को खारिज कर दिया गया क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया था कि मेबल की मौत सीटीई से जुड़ी थी। नंबर 4, जायंट बाबा। जायंट बाबा जापान में उतने ही फेमस थे जितना कि हल्क होगन यूएस में फेमस थे।
अपने करियर के दौरान उन्होंने 3 बार NWA हैवीवेट चैंपियंस जीतने के साथ ही और भी कई खिताब जीते थे। 60 के दशक में उन्होंने बडी रॉजर्स और ब्रूनो सैन मार्टिनो जैसे रेसलर्स के साथ मैच किया था, लेकिन अपने टैग पार्टनर एंटोनियो इनोकी के साथ झगड़े के बाद बाबा ने ऑल जापान प्रो रेसलिंग की शुरुआत करी, जो कि जापान के सबसे सफल प्रमोशंस में से एक माना जाता है। जैसे जैसे बाबा की उम्र बढ़ी, उन्होंने कई नए स्टार्स की आगे बढ़ने में मदद करी, जैसे कि जुनिचिरो टेंगू और मित्सुहारू मिसावा। 1999 में अपने आखिरी मैच के कुछ समय बाद ही कैंसर की वजह से बाबा की मृत्यु हो गई। रेसलिंग वर्ल्ड में उनकी लेगेसी और एक प्रमोटर के तौर पर उनकी सच्चाई जापानीज रेसलिंग में हमेशा याद रखी जाएगी। नंबर 5, अब्दुल्ला द बुचर। 300 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले अब्दुल्ला रिंग में एक हैवान जैसे थे। उनका किरदार एक बुरे अरेबियन सैडिस्ट का था और उन्होंने प्रो रेसलिंग के इतिहास में सबसे खतरनाक और ब्लडी मैचेस किए हैं। उनके सर के स्कार्स से ये बिल्कुल साफ दिखता था। वो स्कार्स इतने गहरे थे कि मिक फॉली के हिसाब से अब्दुल्ला उनमें गैम्बल करने वाले चिप्स डाल सकते थे। WCW में उनका इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा फेमस था जब वो एक बड़े गिफ्ट रैप किए गए बॉक्स में आए थे, जो कि कैक्टस जैक की तरफ से स्टिंग के लिए एक गिफ्ट था। इसके बाद अब्दुल्ला और कैक्टस जैक ने मिलकर स्टिंग के साथ फ्यूड किया, जिसके रिजल्ट के तौर पर 1991 के हैलोवीन हैवॉक में उनका एक इनफेमस चैम्बर ऑफ हॉरर्स मैच हुआ था। उसके बाद से वो कई अलग प्रमोशंस में कभी कभी देखने को मिले हैं और 2011 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्होंने जापान और USA में अब्दुल्ला द बुचर्स हाउस ऑफ द रिब्स और चाइनीज फूड के नाम से 2 रेस्टोरेंट्स भी खोले और अटलांटा में उनका रेस्टोरेंट जुलाई 2016 में ही बंद हो गया था। उसके बाद से अब तक अब्दुल्ला अपने ब्लेड जॉब्स की वजह से विवादों में रहे हैं, क्योंकि उन्हें हेपेटाइटिस C बीमारी थी और उन्होंने दूसरे रेसलर्स को भी इन्फेक्ट किया था। यहाँ तक कि 2011 में अब्दुल्ला के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था, क्योंकि उन्होंने कैनेडियन रेसलर डेविन निकोलसन को उनकी मर्जी के खिलाफ ब्लेड किया था, जिससे उन्हें भी हेपेटाइटिस C बीमारी हो गई थी। जून 2014 में उन्हें डैमेजेस के तौर पर $2.3 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा था। फरवरी 2015 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना हॉल ऑफ फेम का रिंग बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि WWE उन्हें उनकी वीडियोस पर कोई रॉयल्टी नहीं देती है। उन्होंने अपनी रिंग eBay पर $19,999 और 99 सेंट्स में फ्री शिपिंग के साथ बेच दी। नंबर 6, किंग कॉन्ग बंडी। 6 फुट 4 इंच लंबे और 450 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले आदमी के लिए किंग कॉन्ग बंडी नाम बिल्कुल सही था। ये नाम इसलिए भी सही था क्योंकि ये एक सैडिस्ट सीरियल किलर टेड बंडी से लिया गया था। उन्होंने WWF में अपना डेब्यू रेसलमेनिया 1 में किया था, जिसमें उन्होंने स्पेशल डिलीवरी जोन्स के साथ 9 सेकंड्स का एक मैच किया था, जो रेसलमेनिया के इतिहास का सबसे छोटा मैच था। असल में वो मैच 17 सेकंड्स का था। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 2008 तक बरकरार था, जिसके बाद केन ने चावो गुरेरो जूनियर को सिर्फ 8 सेकंड्स में ही हरा दिया। फिर बंडी ने रेसलमेनिया 2 के मेन इवेंट में हल्क होगन के खिलाफ मैच किया, लेकिन इस वक्त तक उनका पुश खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि विंस मैकमैन इस बात से बहुत गुस्सा हुए थे कि बंडी ने उन्हें बताए बिना एक डच कंप्यूटर की एडवर्टाइजमेंट करी थी, जिसकी वजह से उन्हें डिमोट भी कर दिया गया। बंडी को लगा कि ये उनका करियर सुसाइड था, क्योंकि उस वक्त मैकमैन अपने रेसलर्स को कंपनी से बाहर जाकर कुछ नहीं करने देना चाहते थे। इसके बाद 1998 में बंडी ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी और एक्टिंग पर ध्यान देने के लिए WWF छोड़ दिया। बंडी इसके बाद मैरिड विद चिल्ड्रन रिचर्ड प्रायर की मूवी मूविंग और वियर्ड साइंस के एक एपिसोड में नजर आए। 1994 से 1995 के बीच वो थोड़े समय के लिए WWF में टेड डिबियासी के $1 मिलियन कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनकर वापस आए, लेकिन उन्हें फर्स्ट बाकी रेसलर्स के लिए एक जॉबर बना दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने WWF छोड़कर इंडी सर्किट में जाने का फैसला किया। 2006 में वो चुपचाप रिटायर हो गए, लेकिन जुलाई 2016 में वो WWE के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉ सूट का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने न्यूरोलॉजिकल इंजरीज का दावा किया था। नंबर 7, रॉन रीस। रेसलिंग में जितने भी अजीब गिमिक्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर गिमिक्स तो रॉन रीस के ही थे। उन सभी गिमिक्स से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिपेंडेंट सर्किट से करी थी, जहां उनको एक और जायंट बिग जॉन स्टड ने ट्रेनिंग दी थी। 1995 में वो एक ऐसे गिमिक में नजर आए जो शायद प्रो रेसलिंग के इतिहास का सबसे फनी गिमिक था, और वो था द येटी, जो हम सबको लगा कि एक अजीब सा स्नोमैन जैसा था जो डंजन्स ऑफ डूम के साथ था। अजीब बात ये थी कि वो बैंडेजेस में बंधे थे और एक इजिप्शियन मम्मी की तरह ज्यादा लगते थे। इससे भी फनी बात यह है कि इस किरदार के लिए वो पहली चॉइस नहीं थे, क्योंकि इससे पहले ये किरदार एक और जायंट जॉर्ज गोंजालेस करने वाले थे, जिन्हें जायंट गोंजालेस के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये उनका परमानेंट किरदार नहीं था, इसलिए उन्हें इस तरह पहचान छुपाने के लिए बैंडेजेस में बांधा गया था। इसके बाद उन्हें 2 बार नया किरदार दिया गया, एक तो एक सुपर जायंट निंजा जो कुछ ही समय चला, और फिर दूसरा रेवेंस फ्लॉक के एक मेंबर रीस के तौर पर। इस ग्रुप के अलग होने के बाद रीस ने WCW छोड़कर जापान और दूसरे इंडी फेडरेशंस में काम किया, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। वो अब कभी कभी रेसलिंग कॉन्वेंशंस में दिखते हैं और अटलांटा के एक वाइन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर का काम करते हैं। नंबर 8, जायंट गोंजालेस। ये प्रो रेसलिंग के सबसे लंबे रेसलर हैं।
और हालांकि इनकी लंबाई 8 फीट बताई गई थी, लेकिन असल में ये 7 फीट 7 इंच के हैं। हालांकि ये कभी भी WCW और WWF में खास सफल नहीं हो पाए, ज्यादातर 1993 में अंडरटेकर के साथ अपने फ्यूड के वजह से। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इन्हें WCW में द येटी का किरदार मिलने वाला था, लेकिन इनकी सेहत की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। 1995 में जापान में अपना आखिरी मैच करने के बाद गोंजालेस अपने जाइगेंटिज्म के इलाज के लिए अर्जेंटीना चले गए। इनकी जिंदगी के आखिरी वक्त में इनकी सेहत खराब होती रही और इन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी और किडनी की दिक्कतें भी हुई, जिसकी वजह से इन्हें रोज डायलिसिस करवाना पड़ता था। क्योंकि गोंजालेस ना ही एक सफल बास्केटबॉल प्लेयर बन पाए और ना ही एक सफल रेसलर, इसलिए इन्हें अपने मेडिकल बिल्स भरने में काफी परेशानी आई। अच्छी बात यह थी कि अर्जेंटीना बास्केटबॉल फेडरेशन में इनके बिल्स और बाकी आराम के लिए फंड रेजर किए थे। 22 सितंबर 2010 को गोंजालेस को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन सिर्फ 44 साल की उम्र में ही उसी दिन उनका देहांत हो गया। नंबर 9, योकोजुना। हमें उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग WWE के इस सबसे बड़े रेसलर को तो जानते ही होंगे। अपने पहले ही साल में चैंपियनशिप और रॉयल रंबल जीतकर योकोजुना सफल हो गए थे। वो पूरी तरह WWF के वफादार बने रहे, लेकिन उनके साइज की वजह से फैंस और उनके साथी रेसलर्स को चिंता होती थी। 1996 में उनका वजन 600 पाउंड से भी ज्यादा था और ये भी साफ था कि इससे रिंग में उनकी काबिलियत पर भी असर पड़ रहा था। योकोजुना ने वजन कम करने की भी कोशिश करी, लेकिन 100 पाउंड्स कम करने के बावजूद भी वो WWF में फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए। 1998 में वो WWF से बाहर हो गए और इंडी सर्किट में रेसलिंग करने लगे और वो 1999 के हीरोज ऑफ रेसलिंग पे-पर-व्यू में भी नजर आए। इस वक्त तक वो और बड़े हो चुके थे और उनका वजन अब करीब 760 पाउंड्स तक हो चुका था और उन्होंने ये कबूल किया कि वो जानबूझकर अपना वजन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 800 से 900 पाउंड्स तक पहुंचना चाहते थे। 23 अक्टूबर 2000 को वो लिवरपूल, इंग्लैंड के मोट हाउस होटल में रुके हुए थे जब पल्मोनरी एडिमा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 34 साल के थे। WWE में उनकी सफलता को नजरअंदाज नहीं किया गया और 2012 में दी ऊसोस ने उन्हें WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। नंबर 10, माइक शॉ। शॉ को रेसलिंग की दुनिया में अपने WCW के किरदार नॉर्मन द ल्यूनेटिक और WWF के किरदार बेस्टन बूगर की वजह से जाना जाता है। उन्होंने स्टैम्पीड रेसलिंग में मक्खन सिंह के तौर पर शुरुआत करी थी और वहां दिसंबर 1989 तक रहे, जिसके बाद उन्होंने WCW ज्वाइन किया और केविन सलीवन के साथ एक फ्यूड किया और यहां तक कि NWA चैंपियन रिक फ्लेयर के खिलाफ भी एक टाइटल मैच किया। उसके बाद वो WWF में चले गए, जहां उन्होंने फ्रायर फर्गसन का किरदार निभाया, जो एक पागल मॉन्क था। इस किरदार की वजह से न्यूयॉर्क के कैथोलिक चर्च ने WWF की निंदा करी, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया। 400 पाउंड से भी ज्यादा वजन होने के कारण शॉ का नया नाम बेस्टन बूगर रखा गया, जो बस एक भारी वजन वाले आलसी का एक गिमिक था। लेकिन ये सिर्फ 1994 तक ही चला और हालांकि 1994 में उन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन इस स्पोर्ट के लिए उनका प्यार बढ़ता ही रहा और उन्होंने स्कैंडिया, मिशिगन में एक रेसलिंग एकेडमी शुरू करा और इसके साथ ही एक कैसीनो के लिए पब्लिक रिलेशंस और सिक्योरिटी में भी काम किया। 2007 में माइक WWE में एक बार दिखे जब उन्होंने रॉ के 15th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन ये उनका आखिरी अपीयरेंस था क्योंकि 11 सितंबर 2010 को 53 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी मौत का कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन शायद इसकी वजह उनका मोटापा ही रहा होगा, जिसकी वजह से उनके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया था। और दोस्तों, यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 रेसलिंग जायंट्स और वो अब कहाँ हैं। अगर हमें इस वीडियो पर 500 लाइक्स मिले तो हम 10 और रेसलिंग जायंट्स पर ऐसे वीडियो जरूर बनाएंगे जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।